ओके, बेकार क्वेश्चन आ रहा है पहला वाला। तुमसे क्या कह रहा है कि द ड्रैग फोर्स एफ, देख रहे हो ये फॉर्मूला, बल्कि नहीं, ड्रैग फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट throughout the air is given by, okay, where A is the cross-sectional area, V is the speed, okay, density, and C is the coefficient. Fine. Show that the drag coefficient has no unit. सही है। So एफ डी तुम्हारे पास होगा के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू, ओके, एंड डेंसिटी तुम्हारे पास है के जी मीटर क्यूब, ए तुम्हारे पास है मीटर स्क्वायर, एंड वी तुम्हारे पास है मीटर्स पर सेकेंड। सही है। सबको डाल दो इक्वेशन के अंदर। के जी मीटर सेकेंड नेगेटिव टू इज इक्वल टू 1/2 को इग्नोर करा दो, सी ऐसे ही रहने दो, एंड देन के जी, ये तो दोनों को एक दूसरे की इधर उधर ले जाओ, सबको सी को सब्जेक्ट बना के सॉल्व कर लो, या तो फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारी मैथ्स कैसी है। ओके, एंड मीटर्स पर सेकेंड, ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। सही है। केजी से केजी राइट अवे कैंसिल हो रहा है। सही है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे रह रहा है। सही है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो मीटर -1 हो जाएगा। सही है। एंड देन मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ओके, सो ये आपके पास सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। सही। अच्छा, जो अल्लाह के नेक बंदे आजकल आ रहे हैं क्लास में, ये मनाइल आ रही है आजकल, और खंसा भी आ रही है आजकल, एंड राफी तुम भी बड़े दिनों बाद आ रहे हो, तुम लोग को है कुछ याद है फिजिक्स से, या भूल गए हो कुछ? बिल्कुल खाली खाली होके आ रहे हो, कुछ है दिमाग में है कुछ? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत? अरे यार, अच्छा, चलो धक्का स्टार्ट से काम चला लेते हैं फिर। आ जाओ भाई। कोई कोई ये क्वेश्चन कर लेगा? तुम ही कर लो बेटा, राफे आ जाओ। Figure 1.1 shows a sphere falling at terminal velocity in air. Assume that the thrust on the sphere is negligible. On figure 1.1, draw and label arrows to show the directions of the two forces acting on the sphere. The mass of the sphere is 49 grams. Calculate the drag force acting on the sphere. फॉर्मूला यूज कर लो कि ऊपर वाला ही। अच्छा, उसने बाय द वे कहा दैट स्फीयर इज फॉलिंग विद द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बोले तो जो Sir, एक्सेलरेशन downward कितनी है? or upward equals? सही है, एक्सेलरेशन 0 है, और वेट बराबर हो जाएगा ड्रैग फोर्स के, ऐसे ही हो जाएगा। परफेक्ट हो गया भाई। जी सर। अच्छा जनाब, लंबी है, 2 नंबर ही दे रहे हैं। खैर, ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग। अच्छा, बाय द वे, आपने जो है जितना एरो नीचे को बन रहा होगा उतना ही एरो ऊपर को ही बन रहा होगा। सही है, ये आगे पास आ गया। ओके। अच्छा जनाब, अब आपके पास आ रहा है। सही, हम कह देते हैं कि भाई वेट इज इक्वल टू एफ डी। ओके, कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द वेट। बेकार चीज पूछेगा इन्होंने। अल्लाह अकबर। ओके, सो एफ डी इज इक्वल टू 49 एक्सपोनेंट -3 इंटू 9.81। कितना बनता है? 0.48। 0.48। 0.48। सही हो गया। चलो जी, अच्छा चेक कर लेते हैं। ये मुझे बहुत बेकार सा क्वेश्चन लगा यार, ऐसे ही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सही है। चलो जी, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ भाई। The sphere is falling in air at a terminal velocity of 25 in SI base units. The density of the air is 1.2 in SI base units. The diameter of the sphere is 0.060 in SI base units. Use your answer in C to calculate the drag coefficient C for the. ऐसे बदतमीजी कर रही है, ऐसा ही बेस यूनिट, ऐसा ही बेस यूनिट कर, पता नहीं क्या हमें जाहिल जबर सब गंवार समझा हुआ है हमें, है ना? जी अच्छा सर। जी। ओके, सो ड्रैग फोर्स हमारे पास आ गई है, एफ डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी ए रो वी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला था आई थिंक, सी ए रो वी स्क्वायर। सही है। अच्छा जी, ड्रैग फोर्स आ रहा है 0.48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय
आपके पास जो ए है दैट इज डेंसिटी आपको दी है 1.2। सही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया हुआ है, डायमीटर से एरिया निकाल लोगे। ओके। अच्छा जी, और वेलोसिटी आपको दी हुई है 25 स्क्वायर। ओके। और एरिया के लिए आप कर लोगे पाई डायमीटर ऑफ द स्फीयर। हम्म। इस स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? I have square. पाई आर स्क्वायर। अच्छा ऐसा है। स्फीयर का एरिया, नॉट एरिया ऑफ सर्कल। Pi d square by 4. पाई डी फोर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर। आए है पाई डी। नहीं नहीं, एक मिनट। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज दिस मच वेट एंड सॉरी, फोर सर पाई आर। 4 पाई स्क्वायर होते हैं, 4 पाई स्क्वायर। हाँ, लेकिन एक सेकंड रुको ना। द स्फीयर इज फॉलिंग। ओके। एंड आपके पास ये आ गया। सही है। सो आपके पास होगा 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन यार ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, ये क्यों यूज करवा रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर? ये आंसर गलत आएगा इससे फिर। फिर हमें क्या पाई स्क्वायर करना चाहिए खाली? Sir, pi d square नहीं होगा? अबे वो तो हो जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन वो जो सर्किल का है ना, एरिया ऑफ द सर्किल है। लेकिन Sir, pi d square तो स्क्वायर का है। पाई डी स्क्वायर सिर्फ 4/3 पाई r क्यूब नहीं होगा? वॉल्यूम होता है बे, एरिया लेना। सही है ना? आ, अगर हम, सर, बोलो बोलो। सर मुझे लगता है पाई स्क्वायर ही यूज करेंगे। लेकिन रीजन क्या है? क्योंकि आपने कहा सिलेबस सर में नहीं। आए अबे चुप। अच्छा। Sir, they're asking cross-sectional area. कहाँ है? Sir, A is cross-sectional area. फिर सही, फिर सही, फिर चलेगा। अच्छा जी, चलो सही सही। बस हो गया, सिंपल हो गया। पाई आर स्क्वायर आ गया। सो पाई एंड आर ले लो भाई, 0.03 स्क्वायर कर दो। राइट, वट एवर यू गेट, वो आपके पास आ जाएगा पाई एंड देन 0.03 होल स्क्वायर। 0.45 आर। 0.45। सही है जी, सही आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है। अरे ये तो हैवी क्वेश्चन आ गया। बना लिया आपने, करना? आ जाओ जरा रीड कर लो। Define velocity. क्या होती थी? Rate of change in displacement. रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके। A student throws a ball over a vertical wall of a height h as shown in figure 2.1. The ball leaves the hand of the student at the height of 1.2 meters above the horizontal ground. The ball has an initial velocity of 22 meters per second at an angle 40 degrees to the horizontal. The wall is a horizontal distance of 36 meters from where the student releases the ball. Air resistance is negligible. Determine the time taken for the ball to reach the wall. क्या करेंगे? Um, Speed equals distance over time, और फिर speed को horizontal सही हो गया। component निकाल के। सो 22 cos 40। ओके। एंड सो 22, सॉरी, डिस्टेंस आपके पास है 36 डिवाइडेड बाय
22 cos 40, ओके, कितना आता है? 2.1. 2.1, फाइन। चलो आगे आ जाओ ब्रो, ये तो खैर हो गई बेकार चीज़ है, अगले वाला पार्ट आ जाओ। Calculate the vertical component u of the initial velocity of the ball. ओके आगे आ जाओ। The ball just goes over the wall. Calculate the height edge of the wall. हम्म, क्या करेंगे इसमें? Um, एनी S आइडिया? equals ut over ut plus half at square, or ओके, per plus 1.2. प्लस 1.2, क्यू प्लस 1.2, मतलब एस के अंदर प्लस 1.2 ऐसा बोल लो। या वो फाइनल आंसर के अंदर। और क्यू मतलब 1.2 क्यू ऐड करना पड़ेगा, रट्टा लगा है। नहीं, क्योंकि 1.2 इनिशियल हाइट थी बॉल की। ओके, तो बेसिकली आपके पास जो जो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो उससे आपको जो है वो ये वाली हाइट मिलेगी। सो यहाँ से आपके पास ये वाली हाइट मिलेगी। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ से ले लो डिस्प्लेसमेंट, ये वाली हाइट मिलेगी। ओके, क्योंकि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाली है, राइट। आपके पास डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस है, राइट। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है क्योंकि आपने जब यहाँ से रिलीज किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आप यहाँ तक बॉल को पहुँचाना है, सो दिस इज द एंडिंग पॉइंट, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ये जो है आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है, एंड इस डिस्प्लेसमेंट को आपने इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर नीचे वाली ऐड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा, परफेक्ट हो गया। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी ये वो प्लस, नेगेटिव मिलेंगे पॉजिटिव? क्या चीज़? जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो वो नेगेटिव अगेंस्ट 9? -9 के ऊपर जा रहे हो। ठीक है। सही हो गया। ओके, सो अच्छा, बाय द वे प्लीज कीप इन माइंड कि ये जो एस होता है ये डिस्प्लेसमेंट बता दी इक्वेशन की। ओके, सही है ना? ये वो नहीं बताती, क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस नहीं बताती, डिस्प्लेसमेंट बताती है, सही, बस ये पता होना चाहिए आपको। सो आपने कर लिया, यू आर के पास आ गया 14 टाइम्स 2.1, ओके, प्लस हाफ इंटू -9.81 इंटू 2.1 स्क्वायर्ड, ओके, एंड जो भी आंसर आ रहा है। मेरे 7.768. 7.768, दैट मेक्स इट 7.8। सही है, सो आप इसके अंदर ऐड कर लोगे, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगी 7.8 प्लस 1.2। सही है, सो 8, 9, 9.0। सही है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कि आपके पास जो है ना वो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ये इसी तरह से, जो ये वाली इक्वेशन होती है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस व्यू स्क्वायर, ये आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बताती है, राइट। मतलब अगर लेट से आप जो है ना एक सर्किल है और उसके अंदर आप मूव कर रहे हो, सही है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मूव करते हुए यूं आ रहा है, राइट, यहाँ पे इस जगह पे आ रहा है, सही है। तो जो आपका एस है ना, ये वाला एस है, ये बेसिकली ये वाला पाथ नहीं बताएगा, वो आपको ये वाली चीज बताएगा। ओके, ये वाली चीज आपको बताएगा, सही है। मतलब इन केस लेट से मान लो कि भाई आपको उसने कहा भाई कि भाई आपके पास एक जो है ना सर्कुलर मोशन हो रहा है, सही है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है, सही है। सो अब अगर आपके पास लेट से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, और आपके पास जो है वो एक्सीलरेशन 9.81 है, सही है। सो आपके पास जब आप 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाओगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आएगा। ओके, एंड यू कैन यूज 2 πr, सही है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल निकालने के लिए, इफ यू वांट टू। अगर उसने लाइक पूछा भाई तो फिर तुम जो है
वो ये वाली चीज फाइंड आउट कर सकते हो सबकी। फाइन। चलो आगे आ जाओ भाई। टाइट। मोमेंटम है, टू डायमेंशनल मोमेंटम किसी का वीक है? अगर किसी का वीक नहीं है तो दूसरा करवा देगी फिर। State the principle of conservation of momentum. जी क्या लिखेंगे? That in an isolated system, the total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision. सही हो गया। सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर द। ये लिखना जरूरी है आइसोलेटेड सिस्टम? हाँ जी, क्लोज सिस्टम लिखो, आइसोलेटेड सिस्टम लिखो, या इस तरह से कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। The total momentum सही। before the collision is equal to the टोटल मोमेंटम भी लिखना जरूरी है, सिर्फ मोमेंटम लिख के आओगे तो नंबर कटेगा। सही। टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ओके, आगे आ जाओ। Momentum of mass two is traveling at speed 5 meter per second straight line. It collides with an object of mass 3m, which is initially stationary as shown in figure 3. After the collision, mass of 2m moves velocity at an angle of 30 degrees to its original direction of motion. The object of mass 3m moves with velocity w also at an angle of 30 degrees as shown in figure 3.2. सही है जनाब। जब ये दिया हुआ है, ये भी दे दिया। ओके। By considering the conservation of momentum in two dimensions, calculate the magnitude of V. ओके। अच्छा, अगर हम इनका मोमेंटम निकाल लें, सो हमारे पास जो है ये हो जाएगा 2m v sin 30। ये हमारे पास हो जाएगा 2m v cos 30। ये हमारे पास हो जाएगा इसका मास क्या दिया हुआ है? द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्री मास, वेट, 2m and 3m। सही है। ओके, सो 3m v sin 30 एंड अच्छा w आना चाहिए तो मैंने v लगा दिया, एंड देन 3m w cos 30। राइट, ये तो हमारे पास हो गई इनकी कहानी। सो इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो है, बिफोर द कोलिजन आपके पास जो मोमेंटम आ रहा है वो आपको गिवन है। सही है। सो अगर आप ले लो, सही है, वर्टिकल डायमेंशन ले लो, वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, सो इनिशियल वर्टिकल इज जीरो। सही है, इनिशियल वर्टिकल इज जीरो एंड आफ्टर द कोलिजन जो वर्टिकल आपके पास आ रहा है वो 2m v sin 30। ओके, माइनस 3m w sin 30। ओके, ये आपके पास आ पा रहा है। अच्छा जी, अब अगर आप इसको सॉल्व कर लो, सो sin 30 1/2 हो जाता है जस्ट। सही है। सो आपके पास हो जाएगा, कॉपी पेस्ट से काम चला लेते हैं। सही, ये इक्वल टू लगा दिया, m से m कैंसिल कर देते हैं। सही है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2v sin 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 3w sin 30 इज 1/2। सही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास जो है यू आर जस्ट लेफ्ट विद v इज इक्वल टू 6w। राइट, ये एक बात आ गई आपके पास। सही है। अब जो है वर्टिकल आपने यार कंसिडर वन कर ओवर ली। टू से 1/2 कैंसिल हो रहे हैं। हाँ जी, वो साइन से साइन कैंसिल कर दो। अब जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल वही ले लो। 1/2 कैसे आएगा? एक बार आगे बताइए।
ये साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। साइन 30 को कैलकुलेटर में रखोगे 1/2 आ जाएगा। सही है, ओके। सही है। अच्छा जी, सो अब हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। सही है। सर हाँ जी बोलिए। ये फिर आपने यहाँ पे 2 कैसे कैंसिल किए, अगर आप दूसरी तरफ 1/2 कैंसिल। अबे यार वो 2 नहीं होना था, वो 1/2 कैंसिल होना था। ये होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो फिर वो सर 3/2 नहीं हाँ सॉरी या सॉरी 2/2? सॉरी सॉरी 3/2 W। सही है। अच्छा जी, सही हो गया। और जो दूसरी वाली तरफ है, हॉरिजॉन्टल में आपके पास इन्होंने बता रखा है कि इनिशियली 5 मीटर है। सही है। सो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 10m। सही है। सो 2m × 5 इनिशियल मोमेंटम आ गया, +0, दूसरा वाला मूव नहीं कर रहा है। और आफ्टर द कोलिजन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 2mv cos 30। सही है। cos 30 +2m 3mw cos 30। ओके। अच्छा जी, सॉल्व कर लो भाई। सो ये हो जाएगा 10m इज इक्वल्स टू 2m v cos 30 +3mw sin cos 30। सही है। अच्छा जी, m एंड m गोज ऑफ। सही है। एंड और हम क्या कर सकते हैं भाई, 10 यहाँ पे आ गया, और cos 30 इज √3/2 होता है। सही है। सो यहाँ से बच जाएगा, या चलो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बस आप वी कॉमन ले सकते हैं, नहीं वी कॉमन भी ले सकते, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वी की जगह पे वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके। सो 2, वी की जगह पे मैंने वी की वैल्यू रख दी 3/2। ओके। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, अच्छा cos 30 इज √3/2। ओके, √3/2। सही है। +3m तो गया। अच्छा जी, सही है। W ऐसे तो ही आ थ्री जाएगा। ओवर टू डब्ल्यू आएगा या सिर्फ 3/2? W भी आएगा। एक सेकेंड, माय बैड। √3/2 ओके। एंड यहाँ पे आ जाएगा √3/2। सही है। एंड देन 3W एंड cos 30 इज जस्ट √3/2। ओके। अब जरा कर लो कैंसिल वैंसिल, अगर कुछ करना चाहो तो कर लो, और इंसान बना दो इसको। सो दैट वुड बी, कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3√3W/2 +3√3W/2। ओके। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 10/3 इज इक्वल टू W। राइट, ये W की वैल्यू आ रही है, इस W को वहां पे रखोगे तो V की वैल्यू आ जाएगी। W 1.92 आ रहा W आप कह रहे हो कि 1.92 आ रहा है। सही है। और V की वैल्यू निकाल दो भाई। 2.88 आ रही है। कितना 0.88? 0.88। 2.88। ओके। सर वो 2 कैसे कैंसिल हुआ है? है, अबे इन दोनों को मैंने ऐड किया ना, दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो वो 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। समझा नहीं समझा? ओके सर, समझ गया। पक्की बात है। ओके ओके। जी। सही है। सो सर √3/2 कहाँ से मिले? cos 30 की वैल्यू ब्रो, समझ लो, तुम मैथ चेक करो ओके। भाई की। अरे थैंक यू यार, थैंक यू, तारीफ नहीं करना। बेकार मैथ चल रही है अभी, दिमाग ही नहीं लग रहा। चलो आज कितना आ रहा है? 2.88 बच्चे बता देते हैं, 2.88 को हम 2.9 कर लेते हैं। सही है। 2.9, 2.9, बढ़िया, बेहतरीन हो गया। चलो जी आगे आ, जो भाई रीड करने वाला कौन था? The object of mass 4.2 kilograms is traveling in a straight line at a speed of 6 meters per second. The object is brought to rest in a distance of 0.050 meters by a constant force. Calculate the magnitude of this force. हम्म
क्या करेंगे ब्रो? बदतमीजी से क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये थोड़ा सा। सर कुछ अजीब अजीब से करें। अच्छा, एक तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम ये अज्यूम करें कि भैया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, स्पीड हमें दी हुई है, और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, हम ये कहते हैं अगर भाई फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, राइट, प्रोवाइडेड कि कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं होने वाली है। ओके, अगर यहाँ पे इन्होंने कहा भाई कि भाई हमारे पास, ऑल्दो ये थोड़ी कहावत तो नहीं है, बट एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम ये कर लें, सही है, और फोर्स अभी नहीं पता, चेंज इन मोमेंटम बस 4.2 है, और 6 मीटर है, एंड इट इज ब्रॉट, इट इज बीइंग फिर ब्रॉट हम टू ये रेस्ट। कर सकते हैं कि वो जो काइनेटिक एनर्जी उसे हम इक्वेट कर दें वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस। हाँ, वो दूसरा दूसरा मैं वही सोच रहा था, मेरे जहन में वही आ रहा था। सो एक तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अच्छा इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, इसमें डेल्टा टी नहीं है हमारे पास, सही है। सो इसमें डेल्टा टी नहीं है तो इसमें फंस जाएंगे, तो इसलिए ये वाला तरीका तो गलत हो गया, सही है। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन आपके पास कि तो सर डेल्टा टी नहीं निकाल सकते हम लोग? कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन दी हुई उन्होंने, उसकी स्पीड और डिस्टेंस भी उसका ही। अच्छा, ऐसा करना चाह रहे हो? चलो हाँ, वैसे निकाल सकते हो। यानी स्ट्रेट इनिशियल स्पीड इतनी है, फाइनल स्पीड इतनी है, और डिस्टेंस इतना दिया हुआ है, सो टाइम कितना आ जाएगा? ग्राफ से निकल आएगा, अगर ग्राफ बना के निकालना चाहो, सही है। इनिशियल स्पीड, सॉरी, इनिशियल स्पीड दी हुई है, फाइनल स्पीड जीरो हो रही है, सही है। टाइम आपके पास टी है, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो इसका। स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप 1/2 इंटू हाइट इज 6, बेस इज टी, एंड डिस्टेंस इज 0.05। ओके, सो टी आपके पास आ जाएगा थ्री। ये हॉरिजॉन्टल है तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस से कौन टाइम नहीं कर सकते? अरे यार ये, अबे यार, शुट शुट, सॉरी माय बैड, ये होना चाहिए, ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेकिन नहीं ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, क्यों डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे करेगा भाई? सही तो कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज काहे को कर रहा है भाई? क्या मतलब, तुम क्यों कह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं? लिखना है। सर अगर हम 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर करके हम वो निकाल लें, अ, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इधर। 2as v² - u²। सर एक्सलरेशन उससे तो लंबी निकालने हो और फिर जाएगी। एफ इक्वल्स टू एम चल एफ वैसा इक्वल्स करना, टू एम ए वैसा कर कर लें। लो, वैसा कर लो, अगर वैसा करना है तो। मैंने ये खैर ये टाइम तो वो यूज निकाल, नहीं कर सकते? वो बोले तो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्यों भाई, कैसे यूज करोगे वो तुम? भाई उसने कांस्टेंट तो फोर्स दे कौन रखी है। कांस्टेंट फोर्स अगर दे, कांस्टेंट फोर्स का मतलब है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जब होती है तो वो फॉर्मूला नहीं यूज होता है, राइट? समझ है ना भाई? अच्छा सर। जी जी। ओके, एंड ये आ गया 0.05 डिवाइडेड बाई 3, सही है। कर लो भाई सॉल्व इसको, आ रहे से। पर वो काइनेटिक एनर्जी वाली सही है उस। ये उससे आराम से आ रहे सीधा सीधा। सीधा सीधा आ रहा है। हाँ अच्छा जी, जी। करके देख लेते हैं कि आपने कहा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, assuming that no external force, no resistive force are acting. Okay, so force times displacement is equals to half m v squared minus u squared. Okay, so force is to be found, distance is 0.05, okay, is equals to 1/2, mass आपके पास आ रहा है 0.05, ऐसे ही ना mass? फोर नहीं, पॉइंट फोर्टी टू टू एम एम सॉरी सॉरी 4.2, एंड जो फाइनल स्पीड है वो जीरो है, तो इनिशियल स्पीड है वो 6² है, सही है। सो निकाल दो भाई इससे फिर, तो 36 × 4.2 डिवाइडेड 1 बाय, ओके, कितना बता रहे हो? 1512। 1512, ओके, उससे उससे ऊपर वाले से भी इतने ही आंसर आ रहे हैं। जी सेम ही यार। ओके, तो हम इसको 1500 ले लेते हैं, क्लियर हो गया ना? सर ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट समझा दोगे, ये मूवी ने जो वर्क की। एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना ब्रो, के एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट?
अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली आप ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर थर्मल के अंदर थर्मल की फॉर्म में निकल जाएगी या वर्क डन की फॉर्म में निकल जाएगी। तो बस वो हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन, सही, और या एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जस्ट काइनेटिक नहीं होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइनल जीरो थी, इस वजह से जो है ना आप जस्ट काइनेटिक एनर्जी भी लगाओगे तो चल जाएगा, लेकिन वो काम वो कॉन्सेप्ट गलत होता है उससे। सही है, तो खैर ये आपके पास आ जाएगा एंड देन आप उसको सॉल्व कर लोगे, समझ रहे हैं? हाँ भाई, जी सर। परफेक्ट। चलो जी आगे आ जाओ। स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन हसाम करवा देगा। हसाम से रीड कर लेगा तो Define strain. क्या हो जाता भाई? Ratio of extension over original length. अच्छा, सही हो गया। रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ओवर द ओरिजिनल लेंथ, परफेक्ट हो गया भाई, आगे आ जाओ। A copper wire of length 4 meter has a uniform cross-sectional area of 4.5 exponent negative 7 meter square. A tensile force of 18 Newton is applied to the wire. This causes the wire to extend by 1.4 millimeter up to its limit of proportionality. Calculate the Young modulus of the wire. हम्म, सर ये वही स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इसमें। ओके, फोर्स जी भी है और जिस वायर कॉजेज, ओके, सो एफ एल अपॉन ए ही लगाते हैं ना, ऐसा बोलना चाह रहे हो? सो जी 18 इंटू 4 की लेंथ है डिवाइडेड बाय एरिया क्या बस आ रहा है 4.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 7, सही है, एंड 1.4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3, सही है, कितना आता है? 1.1 exponent 11. 1.1, देखने में तो सही लग रहा है, 1.1 एक्सपोनेंट 11, सही है जनाब। ओके, परफेक्ट है। आगे आ जाओ भाई। On figure 4.1, draw a line to show how the stress varies with the strain for the wire up to its limit of proportionality. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ओके जी। अच्छा जी, कहाँ तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक सेकंड। स्ट्रेन उन्होंने दिया हुआ है, स्ट्रेस उन्होंने दिया हुआ है, ओके, क्या करेगा भाई? ऐसे सर ज्यादा ये नंबर दे रहे थे। 1.4 1.4 मिलीमीटर तक है ना इसकी। तो ये जो हमने यंग मॉड्यूलस निकाला है हम्म। ये अबे 1.4 मिलीमीटर। ये 1.4 अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 1.4, हाँ जी। तो अब क्या करोगे अब ये, लेकिन हमने यंग मॉड्यूलस निकाला है यहाँ पे, यहाँ पे क्या करोगे आप? इसका ग्रेडियंट वही होगा ना यंग मॉड्यूलस। ग्रेडियंट इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस कहना चाह रहे हो, ऐसा कहना चाह रहे हो? जी लेकिन कहाँ से लाइन जीरो से स्टार्ट करके एंड कहाँ पे करेंगे? Sir, we calculate stress and strain separately, right? हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। Or you can either calculate the stress and you can just multiply with a young modulus to get the strain, and that works as well. Okay, समझ लो। So आपको पता है कि भाई young modulus is equals to stress over strain. Okay, so the stress is basically आपके पास आ रहा है, फोर्स है 18 और क्रॉस सेक्शन एरिया 4.5। ओके, सो 18 डिवाइडेड बाय 4.5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 3। ओके, नेगेटिव 3 था या नेगेटिव 7 आ रहा था? नेगेटिव 7, सही है। और स्ट्रेन आपके पास आ रहा है, बाय द वे स्ट्रेन हम शायद डायरेक्ट ना निकाल सकें क्योंकि वी हैव द ओरिजिनल लेंथ एंड वी हैव द एक्सटेंशन, नहीं, सो वो भी निकल आएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। तो सर स्ट्रेस तो आ रहा है 4 एक्सपोनेंट 7। ओके, 4 एक्सपोनेंट 7, सही है। और ये दूसरा वाला क्या आ रहा है, स्ट्रेन क्या आ रहा है? Sir, 3.5 3.5 एक्सपोनेंट -4, आई थिंक। minus 4. गुड, गुड हो गया। सो दैट शुड बी यहाँ तक, एंड
सर ये आपने क्या किया, 1.4x to -3 डिवाइड बाय 14. 14 is the original length. Extension over the original length होता है strain, right? 4 है 4 है original। ओरिजिनल। 4 डिवाइड बाय, अच्छा गलत हो गया। नहीं अच्छा लेकिन सॉरी आंसर सॉरी। सही है वो, ये 3.5 यार। आए, अच्छा ये है, सही है। अच्छा जी, चेक करो तुम, लेवल चेक करो। अच्छा खैर, आ जाओ, सही समझ में आ गया। अभी स्टिल सही आ रहा है, राइट? जी 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 यही यार। अगर ओके। 3.5 पे बनेगी ना लाइन। हाँ जी। अच्छा मैं 3 तक बना दी, सॉरी सॉरी। 3.5 आ गया। चलो सही है जी, आगे आ जाओ। A second copper wire has the same length as the wire in B but a larger diameter. Both wires are subjected to a tensile force of 18. By placing a tick in each row, complete table figure 4.1 to compare the stress and strain of the two wires. हम्म। अच्छा जी, अगर लार्जर डायमीटर है तो इसका मतलब है कि स्मॉलर स्ट्रेस है, और अगर स्मॉलर स्ट्रेस है, यंग मॉडुलस सेम है, तो स्ट्रेन भी स्मॉलर हो जाएगा, है ना? क्या कहते हो? Of the two wire, okay, Yes, sir. greater in the second, but both, हाँ, copper wire has the same length, but has a larger diameter, larger diameter, smaller stress, Stress तो सर, smaller, है ना? stress तो less होगा in second wire. हाँ सही हो गया। और जो यंग मॉडुलस है, नहीं, जो स्ट्रेन है फिर वो ज्यादा होगा। वो भी कम ही होगा, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर अगर यंग मॉडुलस कम हो रहा है तो यंग मॉडुलस नहीं कम हो रहा ना स्ट्रेन ब्रो। ज्यादा नहीं। यंग मॉडुलस क्यों कम होगा? फिर अगर स्ट्रेस कम हो रहा है तो फिर स्ट्रेन ज्यादा नहीं होना चाहिए, अबे ये देखो ना, ऐसे सोचो ताकि ना। यंग मॉडुलस। अरे मेरी जान, ऐसे सोचो। सही है, स्ट्रेन कांस्टेंट है, इसको हटा दो। Stress is directly proportional to stress. Stress is directly proportional to strain. If this is decreasing, this also decrease, right? उसने कहा देखो दोनों वायर कॉपर के हैं, जब दोनों वायर कॉपर के हैं तो इसका मतलब है कि दोनों का जो यंग मॉडुलस है वो तो सेम रहना चाहिए, वो तो डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो सकता है, राइट? समझ पा रहे हो? ओके सर। जी सर। ओके परफेक्ट, चलो जी आयो। सर अरे यार हाँ, बोलो बोलो। अगर मैं वो यंग मॉडुलस से उसको डेल्टा एल ओवर एल को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, तो मेरा वो आ रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है मेरा। क्या चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? किसके साथ आ रहा है? डेल्टा एल, डेल्टा एल ओवर एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। सही है, फिर कोई मसला नहीं है, वो सही है। लेकिन बस आपको यंग मॉडुलस को बीच में नहीं घसीटना है, ओके, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं हो रहा है, ओके। वो मैंने कांस्टेंट उसको मान लिया था और फिर बस सही है। उस पर से। परफेक्ट परफेक्ट। ओके जी, आ जाओ भाई। कौन बच्चे? रिवायत, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? Earth's spring PQ has length 1.2 meters. One end of the string is attached to a vibrator generator and the other end is attached to a wall, as shown in figure 5.1. The vibration generator is switched on and the stationary wave is formed on the string. The string is shown at one instant of time in figure 5.2. ओके। Explain how a stationary wave is formed between the vibration generator and the wall. अच्छा जी, क्या तुम लोग 2 मिनट लगा के इसका आंसर दे सकते हो चैट पे प्लीज? यस एवरीबॉडी प्लीज, जो जल्दी से आ जाओ, इसका आंसर टाइप कर दो।
हम्म। अच्छा जी, आप ऐसा लिख रहे हो। तीसरा कह रही है व्हेन। गुड गुड गुड। तीसरा ने सही लिखा है। वो भी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, आपको ऐसा क्यों लिख रहे हो वैसे? बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी। उसने तो आपको स्टेशनरी वेव बना के दी हुई है ना मुबीन। उसने तो आपको स्टेशनरी वेव बना के दी हुई है, आपको ये थोड़ी बताना है कि हाउ यू कैन सेट अप द स्टेशनरी वेव। ओके, द स्टेशनरी वेव इज लाइक फॉर्मिंग, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि वो फॉर्म कैसे हो रही होंगी, राइट? वो सेटअप का नहीं पूछ रहा, बट ओके। Reply on the wall. Okay. Provide your writing too general. Okay. You have to be specific with the scenario. But although the concept is correct. Reflected away. Okay. The incident and the reflected wave are of the same type, speed, frequency, and they travel in the opposite direction. These two waves overlap to form the stationary wave. Okay. हम सुपर इम्पोज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिनाइल। ओवरलैप हम इंटरफेरेंस के अंदर कहते हैं। सही, ओवरलैपिंग में और सुपर पोजिशन में जो है ना, थोड़ा सा वो होता है, फर्क होता है। Okay. एंड vibration generator produces the wave passes same string all the point moving in the opposite direction with the same amplitude velocity। इब्राहिम थोड़ा सा अच्छा ऐसा लिख लो। चलो भाई। राफे सर कंसा और इधर दूसरे वाले ओवरलैप, इब्राहिम क्यों नहीं लिख रहे? बोलो, क्या बोलो? सर इधर ओवरलैप के पास डमी यूज करना है। ओवरलैप नहीं कहते यार, हम ज्यादातर वो कह रहे थे, सुपर इम्पोज सुपर कह रहे हैं, पोज। सुपर पोज कह रहे थे। सही है। ओवरलैप ओवरलैप नहीं। अच्छा जी, प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम द वाइब्रेशन जनरेटर ट्रैवल अलोंग द स्ट्रिंग एंड रिफ्लेक्टेड at a fixed point on the wall। ऐसे रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज। ओके, सही है। यार पी क्यू भी डाल दो ना, थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाओ। कंचा कह रही है when the incident wave reflected from the wall and superimposed with the reflected wave। ओके, कंचा सही कह रही है। सही है, सुपर इम्पोज फ्रॉम, सही हो गया। सो आप लोग लिख रहे हो when the incident wave from P travels to Q, it hits the wall at Q, okay, uh, and reflect back, okay. The incident and reflected wave move in the opposite direction। अबे यार, दो आने चाहिए ना यार। Move in the opposite direction and superimpose and superimpose। Okay, perfect।
आ जाओ भी, एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ। Wave travel reflected point Q and vibration generator. Okay, incident and wave. Okay, superimpose. Fine. चलो आगे आ जाओ वीर भाई। Calculate the wavelength of the stationary wave shown in figure 5.2. हम्म। पी की Then लेंथ यार ये। we'll 1.5. 1 पॉइंट, हाँ ये क्या मतलब? Sir, P to Q, there's 1.5 lambda. Okay, so 1 lambda would be how much? 0.8. 0.8 कह रहे हो? Yes. 0.80 परफेक्ट। चलो जी आगे आ जाओ। Figure 5.3 shows the stationary wave at time t equals 0 when all points on the wave are at their maximum displacements. The period of the wave is 0.16 seconds. On figure 5.3, sketch the shape of the stationary wave at time t equals 0.24. 0.24। हाँ जी क्या करोगे? So बाय द वे। first we'll divide the time period by 4. ओके। We get 0.04, and then 0.24 divided by 4, we get 6. Okay, so this means Wait, no, 6 yeah. means there will be four, there will be 6 quarters. Okay, yes, six Yes, quarter so of the it'll be wave, or it will be 180-degree out of phase, I think. कहाँ से आ रहा है अभी वन? ओके ओके सही है। यस, मतलब आप आपके पास जो है ना वेव सिस्टम। वेरी गुड। सही है, समझ में आया भाई? सबको समझ में आया? किसी को मिस तो नहीं हो रहा? सही है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली 0.24 की 0.24 का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, 16 सेकंड की ऑसिलेशन। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट ऑन द वेव ये पूरा यूं ट्रेवल करेगा एंड इट विल गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 16 सेकेंड्स। ओके, एंड फिर 16 के बाद ये 20 हो जाएगा, फिर 24। ओके, फिर इस तरह से सो ऑन चलेगा 28 एंड 32, राइट? तो खैर, और इसी तरह से अगर ये वाला पॉइंट ले लो, सो इट विल मूव अप टू दिस पॉइंट एंड गेट बैक टू द सेम पोजीशन अगेन इन 16 सेकेंड। एंड फिर आपके पास मजीद जब पॉइंट 16 से 0.4 तक जाओगे, 0.24 तक जाओगे, तो वो यहाँ पे पहुंचा होगा, राइट? और हर ऑसिलेशन जब वो इसी जगह से होगी, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ओके फाइन, आगे आ जाइए प्लीज। 0.04 कैसे आता? 0 डिवाइड बाई 4 किया इसको, और डिवाइड बाय 4 इसलिए किया बिकॉज वी नो दैट इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन वी हैव 4 एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट? एक दफा यहाँ से यहाँ पे आएगा एक, फिर दूसरी दफा यहाँ से यहाँ पे जाएगा दो, तीसरी दफा यहाँ से यहाँ पे जाएगा तीन, चौथी दफा यहाँ से यहाँ पे आएगा वापसी चार। ओके, सो ये पूरी एक कंप्लीट ऑसिलेशन, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन द पार्टिकल इन द वेव ऑन द वेव मूव 4 times फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टू मीन। समझ रहे हो? जी सर। चलो आगे आ जाओ। Points points R and T on the string are a horizontal distance of 0.3 meters apart, and in the position shown in figure 5.4, state the phase difference between the oscillations of points R and T. 180. 180 क्यों भाई? 0.8 की वेवलेंथ दिखा रही है, और 0.8 जो है वो 360 पे आना चाहिए, और 0.3 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो निकाल लोगे, ऐसे नहीं कर रहे? So हम्म, कुछ तो बोलो यार। the dotted line. हाँ, So in stationary wave, it should either be 0 degrees or 180 degrees, right? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड हो गया, परफेक्ट। सही है, आगे आ जाओ। Calculate the speed of the progressive waves on the stretched string. हम्म, Sir, we have time periods, so we can find frequency 1 over 0.16. अच्छा, बाय द वे
ओके चलो फाइन। वेवलेंथ भी तो लेकिन हमारे पास है, वेवलेंथ हमारे पास है। वी आल्सो हैव द फ्रीक्वेंसी। अगर हम यूं करें, v इज वन ओवर इक्वल्स टू टाइम पी। लैम्डा ओवर टी कर लेते हैं डायरेक्ट ना। सो v इज इक्वल्स टू लैम्डा एस 0.8 टाइम डिवाइडेड बाय टाइम जो आ रहा है, दैट इज कितना था? 0.16. 0.16। So 5. 5 आ रहा है, 5.0 के लिए परफेक्ट होगा। सही जा रहे हैं भाई हम। 5 आ रहा है, वेरी गुड आ रहा है। चलो, इलेक्ट्रिसिटी कोई करवाना चाहते हैं? एनीवन इज इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिसिटी? मजे का क्वेश्चन है। यस, कोई है हमारे पास ऐसा? नोबडी? इफ नोबडी देन आप करवा लो, करा लो। State Kirchhoff's first law. फर्स्ट ऑफ ऑल तो करंट वाला है ना। Current one. जी. क्या कह दोगे? The total current entering a junction will be equal to the total current leaving. ओके परफेक्ट हो गया। द टोटल करंट एंटरिंग द junction should be equal to the total current leaving it। ओके चलो आगे आ जाओ। A cell with internal resistance R is connected to two resistors of resistance R1 and R2 as shown in figure 6.1. The potential difference across R1 and R2 are V1 and V2 respectively. The terminal PD across the cell is V. The current in the circuit is I. Use Kirchhoff's law to show that the total resistance RT of the external circuit is given by RT is equals to R1 plus R2. तो ये जनाब किरचॉफ का कौन सा यूज हो जाएगा बाय द वे इसमें? करंट वाला या Voltage वोल्टेज वाला? current है, गुड हो V गया है तो। is equals to सही है। V1 plus V. सो वोल्टेज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, अच्छा, द टोटल V1 plus V2. रेजिस्टेंस। अच्छा बाय द वे उसने कहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज जस्ट वी ना, तो हम जस्ट वी ले लेते हैं। होशियारी नहीं करना अपनी तरफ से, कोई सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं करवाना इक्वेशन के अंदर, वरना गलत होगा वो। ओके सो V1 प्लस V2। ओके एंड जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी इसके अक्रॉस आर, सॉरी, I सर ये वो वे- नॉर्मल डिराइव नहीं करना, ये वाला सीरीज वाला, ये वही नहीं है? वही तो है, वही तो कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो है ना, इसके अंदर आप ये लिख दो कि भाई V1 इज इक्वल्स टू IR1। ओके, V2 इज इक्वल्स टू IR2। सही है। एंड V इज इक्वल्स टू IRT। ओके, ये आपके पास आ गई एक चीज। उसके बाद आप ये बता दो कि भाई करंट इन द सर्किट इज कांस्टेंट, राइट? सही, आपने कहा कि भाई करंट रिमेन्स द सेम, सॉरी, करंट रिमेन्स द सेम। ओके सो जब आपके पास करंट सेम है, सो आपने वेरिएबल को चेंज नहीं किया और पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया। यू कैन नाउ कैंसिल देम आउट। ओके, कॉमन लेके कैंसिल कर लेना एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद टी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। परफेक्ट हो गया। चलो जी आगे आ जाओ। The EMF of the cell in figure 6.1 is 1.5 volts. The value of R1 and R2 are 10 ohms and 15 ohms respectively. The terminal PD of the cell is 1.35 volts. Calculate the internal resistance R of the cell. हम्म तो हम इसमें वो यूज करेंगे ना, V is equals to E minus IR. E माइनस आई आर। अबे पहले सिंपल सा करंट है, निकालना पड़ेगा उसके लिए। वोल्टेज लॉस, सही है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स। ओके सही हो गया, मैं ये यूज कर रहा हूँ। सो ईएमएफ आपके पास आ रही है 1.5। ओके, क्या हम करंट निकाल सकते हैं? करंट तो हम टर्मिनल पोटेंशियल, अरे नहीं नहीं ना। सो एक सेकंड। सो
हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू आई टाइम्स आर। ओके, सो जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर है दैट इज 1.35 टोटल रेजिस्टेंस। ओके, इसके अक्रॉस जो भी करंट होगा वो आई होगा, सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, और 10 + 15 आ जाएगा। सही है, सो निकाल लो भाई, 1.35 डिवाइडेड बाय 10 + 15 25। तो आपने 1.5 इसलिए नहीं ली ना क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाती। हाँ, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से मैंने नहीं लिया। अबे यार, अच्छा ऐसा भी है। चलो फाइन फाइन, कोई मसला नहीं है। 0.054। 0.054, ओके, ये आ गई करंट की वैल्यू। ओके, अच्छा जी, यहाँ से जो है अगर हम लॉस वोल्टेज निकाल लें, सो 1.5 माइनस 1.35 इज इक्वल्स टू लॉस वोल्टेज। ओके, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहा होगा, दैट वुड बी 0.15। सही है, एंड देन V इक्वल्स टू आई आर लगा दोगे, एंड वोल्टेज आपके पास आ रहा है 0.15 डिवाइडेड बाय करंट आपके पास आ रहा है 0.054 इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। कितना आता है भाई? चलिए 0.054 कैसे? ये करंट तुम लोग ने बताया मुझे, मैंने वो लिखा है 2.8 आ रहा है। जी 2.8। 2.8। सही है, समझ में आया ऊपर से क्या? जी आगे से। ओके, सही है। तो चलो, बस ये कोशिश कर लेना कि जो सिंबल उसने दिए, मैं वही कोशिश करना है कि अपनी डेरिवेशन के अंदर, खास तौर पे शो दैट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर वही सिंबल यूज करना। खैर, आगे आ जाओ। A resistor of resistance R3 is added to the circuit in figure 6.1. The circuit is as shown in figure 6.2. State and explain the effect, if any, on this change on the current in the cell. द करंट इन द जब सेल। पैरेलल में लगाया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी ना, सही हो गया, तो उसकी वजह से जो तो करंट होगा करंट वो इंक्रीज हो जाएगी। सही हो गया। करंट की ईएमएफ सेम है तो उसकी वजह से आपके पास आ, बल्कि नहीं, बस करंट तो इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से। सही है, सो R3 इज। सर अगर हम एक और रेजिस्टर डालेंगे तो पैरेलल में, तो उसका करंट आई मीन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी ओवरऑल। हाँ जी, विच जितने भी पैरेलल में डालोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। ओके, विच डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक बात हो गई, सही है। ईएमएफ आपके पास सेम है, इज सेम। ओके, सो आपके पास जो है करंट विल। सर इन लोगों का करंट इन द सेल से मतलब ये होता है जो पूरे सर्किट में करंट हो उसकी बात कर रहे होते हैं ना। हाँ जी, टोटल करंट बैटरी। सही हो गया, चलो जी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ेगा? वो डिक्रीज हो जाएगी ना, टर्मिनल पोटेंशियल क्योंकि, करंट इंक्रीज हो। तो उससे क्या आए? अच्छा, तो जब आपने बेकार जवाब दिया बे, थोड़ा सही करो उसको। सर वही फॉर्मूला से देखा मैंने, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो करंट अगर इंक्रीज हो रही तो जो V है वो डिक्रीज होगी ना। जो लॉस वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा बोलना है आपको। सही है, ओके सर। तो आप ये बोलोगे कि भाई लार्जर करंट causes the greater um, But sir, how voltage is the current greater? because of the previous part। हमने इसमें ये लगाया हुआ है ना, इंटरनल हमने ये लगाया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से रेजिस्टेंस कम हो गई और करंट बढ़ गया हुआ है, Okay. राइट? वो पीछे से कनेक्टेड Yeah. आ रहा है। क्लियर? So, ओके, सो लार्जर करंट causes a greater voltage loss across the क्या चीज़ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो
terminal PD will be lesser. Okay. सर अगर तो वो खुद मतलब क्वेश्चन में ऐसे टर्मिनल पीडी करके लिख रहे हैं फिर तो हम भी लिख सकते हैं ना आंसर में अपने। लिख सकते हो लेकिन कोशिश करो कि पूरा लिख दो। फिर बेहतर है लॉस वोल्ट्स से रिलेट करें। लॉस वोल्ट के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर लॉस वोल्ट के बगैर लिखोगे तो फिर वो काम होगा नहीं आपका, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे प्रॉपरली। सही, इक्वेशन के थ्रू, अगर आप इक्वेशन के थ्रू भी दे रहे हो तो भी आपको लॉस वोल्ट को मेंशन करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब यहाँ पे करंट, यहाँ से ज्यादा करंट जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा लॉस होगा, राइट। जब वोल्टेज ज्यादा लॉस होगा तो 1.5 में से कम पोर्शन इनको अवेलेबल होगा, तो बस आपने ये लिखना है। ओके, ठीक है सर। चलो जी आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। अब खंसा बेचारी बेकार बैठी हुई है, खंसा बेटा ये रीड कर लोगी? खंसा आस पास हो, सो गई हो? खंसा अच्छा नहीं, कर लो, रीड कर लो। Okay. Nuclei of an isotope of copper each have 29 protons and 37 neutrons. This isotope is a beta minus emitter. State the nuclide notation in the form for this nucleus of ओके copper. ब्रो, याद है कि भूल गई हो? सच्ची बोलना, देखो जुम्मे का दिन है। नहीं याद है। एक कैसे सेकेंड बनेगी? सेकेंड वो हमारा न्यूक्लियन सेम रहेगा तो 29 + 37 वेरी गुड। और जेड? 20 नहीं 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 66 ऊपर होगा 30। ओके, अच्छा बाय द वे, ओके फाइन, ये हो जाएगा वैसे। एक प्लस हो जाना चाहिए और बीटा यहाँ से निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर ए की वैल्यू हम फिल इन कर लें तो 37 + 29, इसलिए तो न्यूक्लियर इन द, हाँ ए और बी की वैल्यू आपको होनी चाहिए। तो अ, 29 नहीं होगा सर? क्या चीज? जी से 29 नहीं होगा? जी सिर्फ और बीटा सर ए माइनस हमारा 29 + 37 हो जाएगा ना? 37 + 29 ए हो जाएगा, और 29 प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा 29। ओके, और वहाँ पे आ जाएगा 66। 66, आप कह रहे Sir, हो? they only 66। asked for copper. They didn't ask to write like the whole equation. ओके ओके, वो मेरे ख्याल से आगे आएगी कहीं ना कहीं, चलो सही। खैर, चलो आगे आ जाओ भाई। The energy spectrum of the beta minus radiation emitted by a sample of this isotope is shown in figure 7.1. Use figure 7.1 to explain why other particles apart from the beta minus particle must be emitted during this decay. मुझे ऐसे याद पड़ा कि यही क्वेश्चन मैंने पेपर में भी दिया था ना। जी सर इसमें वो स्पेक्ट्रम के बारे में बात करना है कि वो कंटिन्यूस नहीं है। स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बात करोगे कि वो कंटिन्यूस एनर्जी निकल रही है, तो फिर? तो वो उसके रिलेटेड लिखेंगे। हाँ लिखोगे तो, क्योंकि देखो आपको जो बीटा पार्टिकल थी, थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि बीटा पार्टिकल की एक फिक्स एनर्जी होनी चाहिए, राइट। लेकिन जब हमने उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज आ रही है, राइट। तो इसका मतलब ये, इससे आपको ये पता चल रहा है कि देयर शुड बी अनदर पार्टिकल कि जो रिलीज हो रहा है, जो कि ऑल्सो एनर्जी कैरी कर रहा है। इस वजह से जो है ना हमारे पास कंटिन्यूस एनर्जी आ रही है, बीटा की एक फिक्स एनर्जी नहीं आ रही, क्योंकि बीटा से वो एनर्जी लेके जा रहा है, राइट। सर ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने एकदम करवाया था, वो जो घोस्ट पार्टिकल हाँ मेरे ख्याल जी से कुछ हाँ कहा जी हाँ था। जी हाँ जी, यस, सही है। सो हम ये कहते हैं कि भाई थ्योरेटिकली बीटा डिके should possess the fixed energy, okay, but the spectrum suggests the continuous energy, okay, उससे आपको क्या पता चलेगा? which shows that
there is another particle carrying that change in energy. ओके, ये आगे पास सर आगे लिखा आपने है विच शुड के बाद क्या लिखा? which एक सेकेंड, but the separation shows that the kinetic energy fixed होना चाहिए ना, predicate beta particle should possess fixed energy but the separate but the spectrum suggests the continuous energy content. इसको कैसे सेंटेंस बनाए, ये which, ये देर लिखा है लेकिन देर नहीं होना चाहिए, which should वो थीरे तो नहीं लिखा आपने? क्या चीज देर, थीरे कुछ happens. नहीं नहीं wait wait the continuous energy Which shows there is another part. ऐसा होना चाहिए. carrying that change in energy away. Okay fine, सही है. तुम्हें पता है कि ये कौन सा पार्टिकल होने वाला है, एंटी न्यूट्रिनो होने वाला है क्योंकि बीटा पार्टिकल का डिके ऐसे ही पता है ना कौन सा. एंटी न्यूट्रिनो फाइन. यहाँ पे पूछ रहे इक्वेशन कैसे बनाओगी भाई, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी. सर एक हम्म. मिनट, वो ऊपर जाना और लास्ट सेंटेंस से. ओके देख ले भाई. डन. अच्छा जी, डिके होके बन रहा है. जीरो नेगेटिव वन प्लस जिंक, और ये क्या हो जाएगा 66, तो ये रहेगा ऐसे ही 28 हो जाएगा ये. अच्छा बहुत से अलग है, नेक बंदों ने ना ये इक्वेशन गलत लिखी थी. सही है. जो मैंने पेपर लिया था मैंने 29 दिया हुआ था. एक सेकेंड. अच्छा 29 है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 27 नहीं होगा 29 होगा. सही है. एंड दैट शुड बी 30. सही है. एंड प्लस न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो. ओके. देखो कुछ बच्चों ने, मैंने पेपर चेक किया था, कुछ बच्चों ने इतनी बेकार सी इक्वेशन लिखी थी, मुझे तब अफसोस हो रहा था. पता नहीं कौन कौन थे, लेकिन किसी ने एंटी न्यूट्रिनो नहीं डाला था, किसी ने एंटी न्यूट्रिनो डाला था बट उसके साथ ये सिंबल्स नहीं लगाए थे. सही है. किसी ने जस्ट बीटा पार्टिकल लिखा था तो उसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाए थे. सही है. जस्ट तो इसलिए 3 नंबर तुम्हें दे रहा है. 3 नंबर का मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके. सही है. तो सर ये वो बीटा के ऊपर अगर आपने 0 - 1 लिख दिया तो ऊपर माइनस का चार्ज नहीं लगाएंगे? लगा दो, यहाँ पे लग जाएगा. सही है. तो ये इस चीज को जो है ना बस आपने ध्यान में रखना है. सही है. खैर, तो ये 3 नंबर तो बहुत कम लोगों ने इसमें ना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत कम लोगों ने इसमें 3 नंबर लिए थे, बाकी ज्यादातर जो है ना वो उसके कम कम नंबर आ रहे थे. खैर, तो हमारा ये पेपर भी अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट हो गया. सही है. 24 हो गया. 24 को कोशिश करो, अगर वेरिएंट कर रखे हैं सारे मई जून अक्टूबर मई जून या मार्च फरवरी मार्च का कर लो. सही है. फरवरी मार्च का कर लो. 2024 कर लो. सही, ऐसा कर लो. और बस ये कर लो, या फिर अगर मई जून 22 कर रहे हो तो वो कर लो. 22 शायद मैंने कल या परसों में करवाना होगा. सही है. तो मई जून 22 शायद मैं कल करवाऊँ 22. सही है. 23 अटेम्प्ट कर लो सर इसका. आप, अगर ऐसे हो सकता है आप 24 के करवा लें और फिर एक दिन पहले 2025 का पेपर वो वाला करवा दें, ये पीछे की हम लोग खुद से ट्राई कर लेंगे. यार बस मुझे जो है ना ये मई जून तो हो गया है, फिर कल जो है वो फरवरी, कल जो है ना अक्टूबर नवंबर कर लेंगे 22 का, 24 का. सही है. उसके बाद 24 के सारे हो गए. 25 का शायद मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, पता नहीं, अल्लाह जाने का है, वो कर लेंगे. 25 का कर लेंगे कल. सही है. मैंने कल वैसे सोचा था कि कल हम गैस वैस कर लेंगे, गैस बना के जो है मैं दे दूंगा मैं पेपर, उसके वो नहीं था उसमें, लेकिन चलो ऐसा कर लेंगे. ठीक है और सर, जैसे मंडे सही. को मंडे को मंडे को क्लास करनी है, मंडे को ऑफ करें, मंडे को ऐसे तुम लोग का पेपर होगा.
सैटरडे। अच्छा बाय द वे ये याद रखना कि कल और परसों जो है ना वो सिर्फ सुबह में मैंने क्लास करनी, ओके? सुबह में नहीं, दोपहर में। 2:30 माई टाइम या 3 माई टाइम, ओके? दोनों दिन, सैटरडे संडे, सही है? क्योंकि अगले दिन तुम लोग का मंडे पेपर है, सो मैं रात में नहीं क्लास करना चाह रहा। सही है, रात में केमिस्ट्री पढ़ लेना। सही है, सैटरडे बस ये 2 दिन जो है ना, ये दो सुबह में क्लास है। अगर मंडे बोलोगे तो कर लेंगे क्लास, अदरवाइज जो है ना संडे पर लास्ट क्लास होने वाली है। सही हो गया? चलो जी, बस अब आज की कहानी इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सही है, चले, ओके सब गाइस, टेक केयर चलो। बच्चों, अल्लाह हाफिज। वापस अल्लाह हाफिज भाई।